हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का देव विजन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग और ZBNF। इसके साथ ही कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, इको फार्मिंग या फिर परमा फार्मिंग। सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या था ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, इंडिया में कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग आया, ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही सर्टिफिकेशन के बारे में देखेंगे और करंट में क्या सिनेरियो है एरिया और प्रोडक्शन के बारे में। इन तमाम जानकारियों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। होपफुली जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर वो आपका नाबार्ड हो, AFO हो, CCI हो या फिर इफ़को AGT हो, कोई भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम आप तैयार कर रहे हो, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। एक या मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हर बार रहते ही रहते हैं। शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि अगर वॉइस में थोड़ा बहुत आपको इशू रहता है तो प्लीज़ मैनेज करने की कोशिश किया करो। कभी कभी होता है वॉइस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा साउंड आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, उससे पहले डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है कि Organic farming is a production system which avoids, largely exclude the use of synthetic inputs such as fertilizer, pesticide, growth regulator, GM crops, livestock feed additives। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रोडक्शन का सिस्टम है जो एक्सक्लूड करता है क्या क्या। इसमें आप फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं कर सकते, साथ में ही ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज़ नहीं कर सकते, GM क्रॉप्स का यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि आप BT कॉटन पढ़ते हो, और लाइवस्टॉक फीड एडिटिव्स का भी यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि प्योरली ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करना है। IFOAM के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है इसकी, ये देख लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए प्रोडक्शन सिस्टम दैट सस्टेन्स द हेल्थ ऑफ सॉइल, इकोसिस्टम्स एंड पीपल। IFOAM कहता है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम है जो सॉइल की हेल्थ को सस्टेन करता है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, इकोसिस्टम के लिए अच्छा होता है और उसके साथ ही लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाएगा तो अपने शरीर के अंदर पेस्टिसाइड्स या फिर कोई भी दूसरे केमिकल्स बॉडी में नहीं जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे बीमारियां कम होगी तो लोगों की हेल्थ सुधरेगी। अब हमने देख तो लिया कि IFOAM के अकॉर्डिंग ये डायमेंशंस हैं, लेकिन IFOAM है क्या, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो IFOAM क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका मतलब होता है, I से मतलब हो गया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। तो इससे क्या हो गया आपका, पूरा याद रखना है इसको, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि IFOAM में O का क्या मतलब है या फिर F का क्या मतलब है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद रखना, 1972 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है उसका भी पता रखना, बोन, जर्मनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या हिस्ट्री रही है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इन सब के बारे में देखेंगे। पहले देख लीजिए कि टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग किसने दिया था। वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय नॉटबॉर्न इन हिज बुक लुक टू द लैंड। यानी कि इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, लुक टू द लैंड। इस बुक में सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म का जिक्र देखा गया है। तो आपको ये नाम याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही
फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग पूछा जाए अगर, तो वो हैं सर अल्बर्ट होवार्ड। तो ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों कहा गया, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो सर अल्बर्ट होवार्ड जो थे, जो इंग्लैंड से थे, यानी कि यूरोपियन कंट्री, यूरोप के इंग्लैंड से सर अल्बर्ट होवार्ड इंडिया में अपॉइंटेड थे। और वो कहाँ पर अपॉइंटेड थे, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री। ये आपको मालूम होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, यहाँ पर ये अपॉइंटेड थे, जो कि कहाँ पर था, इंदौर में। इंदौर जो एमपी में है, ठीक है। यहाँ पर अपॉइंटेड थे। इन्होंने क्या किया कि इंडिया के अंदर वेद पढ़े। वेद में देखा इन्होंने, जो अपना पर्टिकुलर यजुर्वेद था, इसके अंदर फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर का जिक्र मिला। वहाँ पर फार्मिंग को बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, तो वो बहुत इम्प्रेस हुए इस चीज़ से। उन्होंने भारतीय कल्चर को भी देखा, लेकिन इंडिया में तो क्या है, ऑर्गेनिकली ही सब कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा था। तब तक इंडिया के पास क्या नहीं थे, केमिकल्स नहीं थे। केमिकल्स नहीं थे तो वो क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कर रहे थे। उन्होंने सोचा हमारे देश में तो केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, भारत का कृषि का सिस्टम बहुत ही अच्छा है, क्यों ना इसे हम अपने देश में अपनाएं। उससे पहले उन्होंने क्या किया, इंडियन इंडोर कंपोस्टिंग मेथड दिया। वेड नाम के वैज्ञानिक थे, उनके साथ मिलकर इंडियन इंडोर कंपोस्टिंग मेथड ये दिया इन्होंने, एक वेड नाम के वैज्ञानिक थे, उनके साथ मिलकर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। कब दिया था, 1924-26 के बीच। तो अब इन्होंने ये मेथड दिया, कंपोस्टिंग का मेथड दिया, तो इसके आधार पर इनको क्या कहा गया, सबसे पहली बात तो फादर ऑफ मैन्यूरिंग एंड कंपोस्टिंग कहा गया। तो सर अल्बर्ट होवार्ड को क्या कहते हैं, फादर ऑफ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। फादर ऑफ मैन्यूरिंग एंड कंपोस्टिंग कौन है, सर अल्बर्ट होवार्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना एक तैयार यहाँ से। अब देखते हैं कि इन्होंने आगे चल के क्या किया। ओरिजिन हमने देख लिया, इंडिया है, और इसके साथ ही जो सर अल्बर्ट होवार्ड थे वो इंडिया में आए हुए थे। वो अपॉइंटेड थे इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, इंदौर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर इन्होंने इंडियन इंडोर कंपोस्टिंग मेथड दिया, इसलिए इनको फादर ऑफ मैन्यूरिंग एंड कंपोस्टिंग के नाम से जाना गया। अब ये क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं इंग्लैंड जाकर देखते हैं कि यहाँ का तो इकोसिस्टम खराब होता जा रहा है। क्यों खराब होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर केमिकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो तब तक ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड टर्म इतना ट्रेंड में नहीं आया था, तो उन्होंने कंट्री के अंदर एक अभियान चलाया कि हम क्या करेंगे, केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे। केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे, उन्होंने एक कैंपेन चलाया। इसके साथ ही 1930 के अंदर 1930 के अंदर इन्होंने प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग दिए। प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इन्होंने दिए। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किसने दिए थे। इसके साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत सबसे पहले किस देश ने की।
तो कौन सी कंट्री में हुई थी? यूरोप में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है? तो वो भी क्या है? अल्बर्ट हॉवर्ड ही हैं। इसको आप नोट करते चलना। बिल्कुल एक कहानी की तरह सुनते चलिए, आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। एट द एंड ऑफ क्लास यू विल फील दैट सब तो मुझे याद हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बाद में क्या होता है। अब क्या आता है मतलब कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड आता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसमें क्या होता है, इंडिया के अंदर फूड क्राइसिस आते हैं। तो फूड क्राइसिस आने की वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि हम एक कैंपेन चलाएंगे। उसका नाम उन्होंने रखा ग्रो मोर फूड कैंपेन। ग्रो मोर फूड कैंपेन। ये कब आया? 1942 के अंदर लॉन्च किया गया। अब इसको उगाने से मतलब ये करने से क्या होगा, लोगों को जागरूक किया गया कि ज़्यादा उगाएंगे तो हमारे पास सेव रहेगा, कभी अकाल पड़ा कुछ भी हुआ तो हम स्टोरेज में से निकाल कर काम में ले सकते हैं। भुखमरी की वजह से मृत्यु दर कम हो जाएगी इससे। इसके लिए मेक्सिको से वैरायटी लाई गई, जैसे कौन कौन सी लाई गई थी? सोनोरा 63, सोनोरा 64 और इसके साथ एक लाया था लर्मा रोजो। लर्मा रोजो, रोजो या रोजा जो भी है, ये ध्यान में रखना कि ये वैरायटीज़ लाई गई थी कहाँ से? मेक्सिको से। कैंपेन का मकसद सिर्फ एक था कि जैसे तैसे करके इंडिया के अंदर जो फूड ग्रोइंग कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा आए। लेकिन उस टाइम पर ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा। तो उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद 1965 के अंदर HYVP प्रोग्राम लाया जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। 1965 के अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम इंडिया में लाया जाता है। इसकी बदौलत ही क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है इंडिया में। वो कब आता है? 1966-67। आप सोच रहे होंगे ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्यों पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन सभी का रिलेशन है आपस में। सबको याद रखोगे तो एक कहानी की तरह हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा। आप कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। तो इनको ध्यान रखना है। 1966-67 के अंदर क्या आया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। और इंडिया कब तक सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था फूड प्रोडक्शन के अंदर? यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो मकसद था वो ये था कि इंडिया को क्या किया जाए? सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए। सेल्फ डिपेंडेंट। तो ये मकसद कब तक कामयाब कर लिया? तो ये 1978 के अंदर हम फूड के अंदर क्या हो गए? सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान क्या किया गया ऐसा कि इतना सारा फूड प्रोडक्शन कर पाए हम कि सेल्फ डिपेंडेंट ही हो गए? तो इसके लिए क्या किया गया था? बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया गया था। बहुत सारे केमिकल्स के यूज़ करने से क्या हुआ? हमने प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा ली, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन इसके साथ ही एक ड्रॉबैक, यानी कि कहते हैं ना, कोई अच्छी चीज़ आती है वो अपने साथ बुराई लेकर ज़रूर आती है। तो केमिकल्स के ज़्यादा यूज़ करने से हुआ क्या कि लोगों के अंदर बीमारियां होनी शुरू हुई, क्योंकि जो भी फूड ग्रो कर रहे थे उसके अंदर केमिकल्स डालने से क्या हो रहा था, जब फूड ग्रेन हार्वेस्ट कर रहे थे तो उसका केमिकल्स का रेसिड्यू जो फूड ग्रेन था या फ्रूट क्रॉप थी तो फ्रूट्स के अंदर आने लगा। अब इन फूड ग्रेन्स में केमिकल्स होगा तो वो क्या करेगा? अपटेक करेगा, तो ह्यूमंस के अंदर भी वो केमिकल्स जाएंगे। आपने अगर फूड चेन्स पढ़ा हो तो फूड चेन में पढ़ते हैं हम कि सबसे लो लेवल पे क्या होता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर का मतलब है फील्ड क्रॉप, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो सब प्रोड्यूसर में आ गए। इनको कंज्यूम करने वाले कौन हो गए? जैसे मान लो हमने
फूड ग्रेन या फिर किसी और ने, बकरी ने खाया, गाय ने खाया, तो आगे फूड चेन ऐसे चलती है। फिर गाय को किसी और ने खाया, शेर ने खाया, ऐसे शेर को किसी और ने खाया, तो ऐसे क्या होता है, फूड चेन चलती है। अब यहाँ पर हमने केमिकल्स डाले, तो अब इनको कंज्यूम किया तो इनके अंदर भी केमिकल्स गए, फिर इनको आगे वाली जो भी है पीढ़ी उसने कंज्यूम किया तो यहाँ भी केमिकल गए। ऐसे क्या हुआ, केमिकल ट्रांसमिट होता गया। तो केमिकल एक तरह से स्टोर होता गया, उससे क्या हुआ, बीमारियां होना शुरू हो गई। तो बीमारियां जब शुरू हुई तब ध्यान में आया कि केमिकल्स का यूज़ करना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके साथ ही इकोसिस्टम भी गड़बड़ा रहा था, क्योंकि केमिकल्स का यूज़ करने से क्या हुआ, यहाँ पर केमिकल्स का यूज़ करने से जो पक्षी या कीट यहाँ पर जो इसको कंज्यूम कर रहे थे, वो पक्षी या कीट इसमें क्या हो गए, डेथ हो गई इनकी। इनके साथ ही क्या था, मतलब जो इंसेक्ट थे यहाँ पर, जो फील्ड क्रॉप में अटैक करते थे, इन्फेस्टेशन करते थे, उसको कंज्यूम करते थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो इनके ऊपर जो प्रीडेटर सर्वाइव करते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसेक्ट था, इसका प्रीडेटर यहाँ सर्वाइव कर रहा था, तो वो इस इंसेक्ट को खाएगा तो वो भी मर जाएगा, या फिर ये इंसेक्ट यहाँ पर इसको केमिकल्स को खाएगा तो इंसेक्ट मर गया तो उसका प्रीडेटर जिंदा नहीं रह पाएगा। इससे ऊपर वाली फूड चेन ऐसे डैमेज हो गई, तो ये भी नहीं बचा, ये भी नहीं बचा। अब क्या हुआ, केमिकल्स के बार बार यूज करने से इनके अंदर यानी कि इंसेक्ट्स जो थे इनके अंदर क्या होने लगे, मॉडिफिकेशंस आने लगे, यानी कि इसके अंदर रेजिस्टेंस आने लगा। रेजिस्टेंस आने से क्या हुआ, हम जो भी हर्बिसाइड डाल रहे, केमिकल्स डाल रहे, तो उनके ऊपर इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, ये फिर से इवोल्व हो जा रहे थे, अपने जेनेटिक मेकअप में क्या कर रहे थे, इवोल्यूशन कर रहे थे। उससे क्या हुआ, इन पर इफेक्ट होना कम हो गया। साथ ही इनके क्या हो गए, नेचुरल प्रीडेटर कम हो गए। नेचुरल प्रीडेटर कम होने से क्या हो गए, नेचुरल प्रेडेटर कम हो गए तो इनको खाने वाला कोई बचा नहीं, तो इनकी संख्या एकदम से अबंडेंस में बढ़ने लगी। तो ये बहुत बड़ी भारी समस्या हो गई। इसलिए क्या हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्जिस्टेंस में आया। सरकार को सोचना पड़ा कि कुछ ऐसा समाधान किया जाए, तो उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ध्यान में आया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड कब से फील होना शुरू हुई। तो ये 1993 के अंदर इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड शुरू हुई। अब इसके बाद क्या होता है, 2000 के अंदर क्या होता है, जब 10th 5 ईयर प्लान चल रहा था, उसके अंदर प्राइमरी एरिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को रखा गया। यानी कि सन 2000 के अंदर क्या हुआ, जब 10th 5th ईयर प्लान चल रहा था, 5 ईयर प्लान, तब ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या किया गया, प्राइमरी एरिया में रखा गया। अब ये प्राइमरी एरिया का क्या मतलब होता है, प्राइमरी एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सुबह जगे, आपने डिसाइड किया कि ये मेरा पूरा दिन है, यहाँ से मान लो आप 7 बजे जगे और 10 बजे सो जाएंगे, तो आप प्रायोरिटाइज करते हैं ना कामों को, कि ये मेरा प्राइमरी वर्क है, यानी कि ये सबसे पहले करूँगा मैं, ये सेकेंडरी है, इसको इसके बाद करूँगा, और ये लास्ट वाला है, इसको ना भी करूँगा तो चल जाएगा, इसलिए उसको लास्ट में रखते हैं। यही मतलब है प्राइमरी एरिया का। प्राइमरी एरिया का मतलब हुआ कि इसको सबसे पहले रखा गया कि इस पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना इकोसिस्टम गड़बड़ा रहा है और भी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसको फोकस में लाने के लिए प्राइमरी एरिया में रखा गया। अब आगे क्या होता है, आगे जाने से पहले एक बार वापस पीछे चलते हैं कि एक अपेडा का एक्ट आया था, यानी कि अपेडा एक्ट आया था 1985 में। अपेडा एक्ट जो आया था 1985 में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये काम क्या करता है, ये चाहता है कि इंडिया के अंदर से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो,
एक्सपोर्ट तो क्या हो, इंक्रीज हो, और इंपोर्ट डिक्रीज हो। इसके लिए क्या हुआ, अपेडा को लाया गया। लेकिन एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये तो एक्ट आया था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये आपका हुआ था 13 फरवरी 1986। ये आपको ध्यान रखना है। आपने बता ही दिया इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना और इंपोर्ट को कम करना, यानी कि भारत में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको बाहर ज़्यादा भेजा जाए और बाहर से जो भी खरीद रहे हैं वो कम किया जाए। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, मतलब कि रोज़गार मिलेगा लोगों को, और इनडायरेक्टली जीडीपी में ग्रोथ होगी। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आपको मिनिस्ट्री पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री कौन सी होती है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंडर में आता है। इसको क्यों लाया गया, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेशन के लिए कोई ना कोई एजेंसी चाहिए थी, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेशन की एजेंसी के तौर पर अपेडा को लाया गया। अब एजेंसी भी आ गई, सब काम हो गए, लेकिन सर्टिफिकेशन स्टार्ट कौन करेगा, स्टार्ट कब से हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो 2001 के अंदर 2001 के अंदर क्या हुआ, एनपीओपी को लाया गया। एनपीओपी इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी देख लेते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। आया कब था, 2001 में आया था। इसने क्या किया, सर्टिफिकेशन देना स्टार्ट किया। सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया। अब सर्टिफिकेशन देना भी स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है, अब भाई आता है अपना FSSAI। इसके बाद में क्या होता है, 2006 के अंदर क्या होता है, FSSAI आता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ये कब आया, 2006 के अंदर आया। इसने गाइडलाइन जारी की 2011 के अंदर, यानी कि FSSAI ने 2011 के अंदर गाइडलाइन जारी की। क्या गाइडलाइन थी इसके बारे में समझते हैं। 2006 के अंदर ये एक्ट आया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ये आया था। 2011 में इन्होंने गाइडलाइन जारी की, उसके अंडर में क्या आया, FSSAI आया, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लाया गया। इससे क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो भी ले रहे थे उसके साथ साथ, मतलब NPOP तो सर्टिफाइड कर ही रहा था, उसके साथ साथ नेसेसरी कर दिया कि FSSAI का भी सर्टिफिकेशन आपको लेना ही पड़ेगा। पहले कंपलसरी नहीं था, पहले सिर्फ NPOP के सर्टिफिकेशन से काम चल रहा था, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर आपका वैलिड माना गया था, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड था। लेकिन जब से FSSAI आया उसके बाद सिर्फ NPOP से काम नहीं चलेगा। जितने भी आपने फूड प्रोडक्ट्स देखे होंगे वहाँ पर आपने FSSAI का लोगो ज़रूर देखा होगा, चाहे फिर वो कोई भी छोटी से छोटी दुकान, छोटा पैकेट हो, या फिर कोई बड़ा सामान आपने कोई भी ख़रीदा हो, वहाँ पर आपको FSSAI का टैग ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर और क्या हुआ सर्टिफिकेशन के लिए, हर कोई तो इंटरनेशनली लेवल पर सर्टिफिकेशन ले नहीं सकता, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसका मतलब कि जो रहता है ना जुगाड़ टाइप, कुछ लोग क्या होते हैं
जुगाड़ चलाते हैं कि चलो ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर तो मैं सर्टिफिकेशन मतलब सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता, कुछ ऐसा कर दीजिए कि इंडिया लेवल पर ही मैं कुछ कर पाऊँ। तो उसके लिए क्या आया, PGS इंडिया। ये तो पूरा गारंटी मतलब कि 100% गारंटी देता है कि आपका प्रोडक्ट एकदम ऑर्गेनिक है। यहाँ पर आपको क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिल सकती है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्टिफाइड माना गया है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। PGS मतलब पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ये आया कब था, 2011 के अंदर आया था। इसके साथ ही पूछ सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इस मिनिस्ट्री के अंडर आपका आता है। काम क्या करता है ये, इसका वर्क क्या होता है, डोमेस्टिक लेवल पर सर्टिफिकेट देना, डोमेस्टिक लेवल पर सर्टिफाइड करना। ठीक है, ये सब बातें हो गई, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर नहीं करता है। ये सब इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं और क्या होता है। अब दिसंबर 2017 के अंदर क्या होता है, दिसंबर 2017 के अंदर FSSAI ने जैविक भारत का लोगो लॉन्च कर दिया। 2017 के अंदर जैविक भारत का लोगो जो है लॉन्च किया। जैविक भारत, जस्ट ए मिनट, हाँ, जैविक भारत का लोगो लॉन्च किया। इसका क्या मतलब था, लोगो क्या है, इसके बारे में एक बार देखते हैं, फिर वापस आएंगे इधर। ये देखिए आपका, ये है आपका जैविक भारत का लोगो। ऐसा होता है, यहाँ थोड़ा कट हो गया, यहाँ पर ये ऐसे रहेगा और यहाँ ग्रीन कलर फिल रहेगा। इसका मतलब क्या था, क्यों आया और ये लोगो का क्या मतलब है, ये समझते हैं। जो चारों तरफ ग्रीन सर्कल जो दे रखा है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है होलिस्टिक वेलनेस होनी चाहिए, होलिस्टिक वेलनेस, यानी कि पूरे विश्व का विकास या पूरे भारत का विकास या फिर जितनी भी ज़मीन अपने पास कल्टिवेटेड है उसको डेवलप करना, उसकी वेलनेस के बारे में उजागर करना या फिर जागृत करना। और ये जो लीफ दिख रही है आपको, ये वाली लीफ, इसका क्या मतलब है, ये है नेचर को शो करता है। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर ही यूज़ क्यों किया गया, ये दिखाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हेल्दी लाइफ को यहाँ पर शो करता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। ये हमने देखा कि 2017 दिसंबर में ये जैविक भारत आया। अब देखिए FSSAI और NPOP तब से क्या करने लगे, दोनों सर्टिफिकेट देने लग गए। अब ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन एक्ट कब आया था, ये आपको पता होना चाहिए, 1990 के अंदर आया था। सबसे पहले जो सिक्किम ने एक्सेप्ट किया था। तो अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक स्टेट बना सिक्किम, वो कैसे बना, तो इसके बारे में, और कब बना ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन एक्ट आया था, यानी कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन एक्ट, ये कब आया आपका, 1990 में, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर था। अब सबसे पहले क्या किया, इंडिया में सिक्किम जो अपना स्टेट है उसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया। सिक्किम ने कब एक्सेप्ट किया, 2003, यानी कि 2003 के अंदर इसको एक्सेप्ट किया। और यही क्या हुआ, इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना। कब बना था ये, आपको डेट पूछ सकते हैं, 18 जनवरी
2016 में आपका ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया गया। अब जब सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया तो उसके बाद में क्या हुआ, लोगों के पास अवेयरनेस फैलना ये बहुत ज़रूरी था। सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि और भी बाकी के स्टेट हैं वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपना रुझान दिखाएं। तो इसके लिए उन्होंने NOFRI यानी कि नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्टैब्लिशमेंट किया। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। कहाँ पर किया? ये गंगटोक सिक्किम के अंदर एस्टेब्लिश किया गया इसको। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के अंदर मतलब पर्टिकुलर ट्रेनिंग मिलेगी लोगों को कि कैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करना है, क्या क्या यूज़ करना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें सोल्व करने के लिए इसको बनाया गया। अब एक करंट में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कहाँ करने की मतलब की घोषणा की गई है या फ्यूचर में बनाया जाएगा? तो आपका बड़ौदा जो गुजरात में है वहाँ पर बनाए जाने की प्लानिंग चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, स्कीम्स के बारे में जानते हैं। वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं या उसके लिए हेल्पफुल हैं। तो इसके लिए आपकी एक स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, ये आपको ध्यान में रखना है, जो सारे स्टेट्स को कवर करती है। यूटीज़ इसके अंदर कवर नहीं की जाती हैं। तो फिर उनके लिए क्या किया गया, यानी कि इसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं उनको कवर नहीं किया गया। तो उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने अलग से इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स लेके आए। वो कौन सी थी? मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसको शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो MOV, फिर हो गया अपना चेन डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स थे, उनके अंदर क्या लाया गया फिर? अपना मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन स्कीम्स का क्या फ़ायदा हुआ? दोनों स्कीम्स जो थी वो इस बात पर जोर दे रही थी कि एंड टू एंड सपोर्ट मिले फार्मर को इंगेज किया जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। फिर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन आ रहा है उसकी प्रोसेसिंग की जाए, सर्टिफिकेशन किया जाए, मार्केटिंग की जाए और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग वाले स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। अब देख लीजिए इसमें असिस्टेंट कितना क्या मिलता है। तो परंपरागत कृषि विकास जो योजना है इसके अंदर आपको 31,500 ये इतना रुपये पर हेक्टेयर, इतने रुपये आपको परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर मिलता है। कितने साल के लिए मिलता है ये? 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए आपको इतना पैसा परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ही। इसके अलावा असिस्टेंस मिलता है वो क्या होता है? 15,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से मिलेंगे, 3 साल के लिए मिलेंगे, लेकिन उनको मिलेंगे जो अडॉप्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट को ऑन फार्म या ऑफ फार्म ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए। ये आप 15,000 अलग से याद रख लीजिएगा, यानी कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो करना चाहते हैं ऑन फार्म या ऑफ फार्म के अंदर। अब है अपनी MOVCDNER यानी कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके अंदर आपको कितना असिस्टेंस देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा 46,500 रुपये पर हेक्टेयर। इतना असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। कितने साल के लिए दिया जाता है? 3 साल के लिए
दिया जाता है। आउट ऑफ दिस असिस्टेंस बात करें तो फिर 32,500 रुपये 3 साल के लिए दिए जाएंगे। जैसे कि PKVY में दिए जा रहे थे 15,000, तो यहाँ पर आपको कितने दिए जाएंगे 32,500 रुपये। जो भी फार्मर हैं, मतलब 3 साल के लिए दिया जाएगा, जो भी फार्मर जो ऑन फार्म या ऑफ फार्म ऑर्गेनिक इनपुट्स को स्कीम के अंडर इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए 15,000 रुपये फिक्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट से पहले हम देख लेते हैं कि कितना एरिया है, सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है। तो इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में है। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका एरिया आपको पता होना चाहिए 11,48,236.07। ये 2024-25 का डाटा है, यानी कि रिसेंट डाटा है, ये आपको पता रखना है। MP के बाद में कौन आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र के बाद में गुजरात, गुजरात के बाद में आ जाएगा राजस्थान, और फिर लास्ट में 5वें नंबर पे बात करें तो उड़ीसा। एटलीस्ट 3 स्टेट आपको याद रखने हैं, MP, महाराष्ट्र और गुजरात। आगे वाले याद रखें तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं, ये तो हमने क्या देखा, कल्टीवेटेड एरिया के बेसिस पर, कल्टीवेटेड एरिया इसके बेसिस पर देख लिया इंडिया के अंदर। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का एरिया है उसके हिसाब से कितना है, यानी कि ये तो फिक्स है कि कल्टीवेट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन एक होता है कि एरिया दे रखा है लेकिन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अंडर प्रोसेस में है। जैसे मान लीजिए ये आपका एरिया है, इसके अंदर क्या है, आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर अभी तक सर्टिफिकेट आपको मिला नहीं है। ये सारा एरिया अंडर प्रोसेस्ड है। ये जो बात कर रहे थे हम, यहाँ पर तो ये था कि जितना भी एरिया है वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है कि ये सर्टिफाइड है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस्ड एरिया है। इसके आधार पर देखें तो आपको ऑर्डर याद रखना है, सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़, उसके बाद आप याद रख लेना मध्य प्रदेश, और फिर उसके बाद में आप याद रख लेना महाराष्ट्र। तो ये 3 आपको यहाँ पर मालूम होने चाहिए। अब बात करते हैं वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर, तो इंडिया का रैंक कौन सा है। लास्ट ईयर जो आपका CCI का एग्ज़ाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा प्लेस है। तो आपका 2nd प्लेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1st प्लेस किसका है, वो है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का 1st प्लेस आपको याद रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईएस्ट ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कहाँ है, कौन सी कंट्री के अंदर है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर कहाँ है, इंडिया के अंदर हैं। यानी कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा कहाँ है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर, तो ये सबसे ज़्यादा आपके इंडिया के अंदर हैं। इसका कारण है क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, लैंड होल्डिंग कम है। पर फार्मर जो लैंड होल्डिंग है वो 1.08 हेक्टेयर है। तो ज़मीन छोटी छोटी हैं, तो मतलब छोटी छोटी ज़मीन टुकड़ों में बटी हुई है, तो किसान क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। वहीं क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े फील्ड हैं, तो बड़े फील्ड के अंदर जैसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया में कोई फील्ड है, वहाँ पर क्या है, एक ही फार्मर इसको ऑन करता है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या हो गया, सेगमेंट्स में बढ़ जाएगा है, तो यहाँ पर फार्मर्स की संख्या ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कितना टोटल जो एरिया कल्टिवेटेड है इंडिया के अंदर, टोटल एरिया भी पूछ सकता है, तो उसके बारे में देख लीजिए। जो NPOP के द्वारा सर्टिफाइड है, तो उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। 1 मिनट, ये आपका यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल एरिया है जो NPOP द्वारा सर्टिफाइड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वो कितना है,
44,75,836.90 इतना हेक्टेयर एरिया आपका एनपीओपी द्वारा सर्टिफाइड है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है पीजीएस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ये अपन ने देखा था, इसके अंडर में कितना एरिया सर्टिफाइड है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में, तो ये आपका हो जाएगा 14,98,583 हेक्टेयर। ये दोनों डाटा पीआईबी की वेबसाइट से ली गए हैं जो अभी रिसेंट में रिलीज़ किए गए थे। अब टोटल डाटा कितना हो गया, टोटल एरिया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 59,74,419.90 हेक्टेयर। ये टोटल एरिया हो गया। यहाँ तक की बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। जो ये आपका लोगो है वो एनपीओपी का लोगो है और इसके साथ में ये पीजीएस का लोगो है। अगर ऐसा लोगो देखने को मिल रहा है तो पीजीएस का, और ये जैविक भारत का लोगो है। ये आपका FSSAI का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम देख रहे हैं स्कीम्स के बारे में। तो स्कीम्स में हमने सबसे पहले देखा था स्कीम्स नहीं, इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सबसे पहले IFOAM देखा था, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो जर्मनी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था 1972 के अंदर। इसके साथ में हमने बात कर ली थी एक और नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमने बात कर ली थी, जो गंगटोक सिक्किम के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था 2016 के अंदर। और 2016 में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, ऑर्गेनिक स्टेटस को घोषित कर दिया गया था। एनपीओपी के बारे में बात की हमने, जो 2001 के अंदर लॉन्च हुआ था, इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जो कि अपेडा के अंडर में है, मतलब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी, अपेडा, ठीक है। और मिनिस्ट्री आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आता है। इसके बाद में और देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ये आपका, ये हमने नहीं पढ़ा। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ये आपका कहाँ पर है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो 2004 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। ये इसका नया नाम है, पहले इसको नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कहा जाता था, लेकिन अब इसमें नेचुरल वर्ड भी जोड़ दिया है। तो यहाँ तक का आपका हो गया। तो नेशनल एक आपका होता है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि NPOF, ये क्या होगा, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये भी कब आया था, 2004 में आया था, ये सब पता होना चाहिए आपको। अब इसके अलावा बात करते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, वो कितने ही एरिया के अंदर है, तो वो है 6.54 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। अब इसमें से कल्टीवेटेड एरिया कितना है, नॉन कल्टीवेटेड एरिया कितना है, वाइल्ड कल्टीवेटेड एरिया कितना है, तो 1.76 क्या है, इसमें से कल्टीवेटेड एरिया है, मिलियन हेक्टेयर में है। और जो वाइल्ड एरिया है वो कितना है, 4.78 मिलियन हेक्टेयर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम और क्या बचा इंस्टीट्यूट में। मेरे हिसाब से पूरे हो चुके हैं। स्कीम्स हमने देख ही ली, परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में जो आई थी, और यहाँ तक का अपना कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सर्टिफिकेशन के बारे में देख रहे थे, तो इसके बारे में एक बात और देख लीजिए यहाँ पर ही, कि जो एनुअल और बाइनियल प्लांट्स होते हैं, यानी कि जस्ट ए मिनट, एनुअल्स और बाइनियल प्लांट होते हैं,
उनके लिए सर्टिफिकेशन का टाइम पीरियड कितना होता है, मिनिमम से मिनिमम 2 साल, यानी कि 24 मंथ्स आपका आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि पेरिनियल क्रॉप्स के लिए जैसे कि फ्रूट क्रॉप हो गया, ट्रीज हो गए, उनके लिए कितना रखा गया है, 3 इयर्स। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। लोगो हमने बता ही दिया आपको कि एनपीओपी का लोगो है वो अपेडा के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये जैविक भारत का लोगो है वो किसके द्वारा, FSSAI के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके साथ ही हमने बताया था कि फर्स्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये आपकी कहाँ पर एस्टेब्लिश की जाएगी, गुजरात के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, इनका मतलब क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ केयर। इसके मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं ये समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ का क्या मतलब है, जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खाएंगे तो ह्यूमंस के अंदर क्या होगा, केमिकल्स नहीं जाएगा, केमिकल्स नहीं जाएगा तो उनकी वेल बीइंग यानी कि हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है। और दूसरा है इकोलॉजी, जब हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, केमिकल्स का यूज़ कम होगा। केमिकल्स का यूज़ होने से, कम होने से क्या होगा, एनवायरनमेंट में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा या कम आएगा, तो इससे एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, इकोलॉजी अच्छा रहेगा। इकोलॉजी अच्छा रहेगा तो क्या होगा, नेचुरल प्रेडेटर जो हैं, नेचुरल प्रीडेटर वो क्या होंगे, आपके अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि हमें केमिकल्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कोई भी इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब फेयरनेस की बात आती है। फेयरनेस का मतलब एक तरह से ईमानदारी मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट्स ग्रो तो कर रहा है केमिकली रूप से, लेकिन बेच रहा है क्या, ऑर्गेनिक के नाम से कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है मेरा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब आप ऐसे भी मान सकते हैं कि थोड़े से एरिया के अंदर आपने खुद के लिए ऑर्गेनिक उगा दिया और उसके बाद आपने बाकी का जो भी बचा उसको ऑर्गेनिक बता के आपने मार्केट में बेच दिया, तो इससे नुकसान आपको ही होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, मार्केट में जाएगा ये प्रोडक्ट, मार्केट में प्रोसेस होगा और आप मार्केट में जाएंगे और प्रोसेस्ड फूड को खरीद के लाएंगे, तो अल्टीमेटली आपने वही कंज्यूम कर लिया। तो फेयरनेस होना चाहिए अल्टीमेटली, तभी क्या होगा, भारत ऑर्गेनिक एक कंट्री बन पाएगा। इसके बाद में है केयर। केयर का मतलब है अपनी सॉइल जो है उसकी हेल्थ की केयर करना, खुद की केयर करना, एनवायरनमेंट की केयर करना, ये सभी क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अब की टेक्निक्स और मेथड्स के अंदर आते हैं तो क्या होता है, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन का मतलब है अगर आपने कोई क्रॉप यहाँ पर ग्रो की तो अगली बार जब खरीफ, मतलब इस बार खरीफ में आपने जैसे राइस ग्रो किया, तो अगली बार खरीफ में राइस ग्रो ना करके कोई ऐसी क्रॉप ग्रो करें जो इसके इंसेक्ट को सर्वाइव करने में उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करने दें। अगर राइस ही फिर से ग्रो कर दिया तो क्या होगा, ये वाले इंसेक्ट यहाँ भी सर्वाइव करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा ना करके जैसे पर्ल मिलेट को ग्रो कर दिया तो क्या होगा, राइस वाले जो भी इंसेक्ट पेस्ट थे यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और अगली क्रॉप तक वो सर्वाइव नहीं करेंगे, तो क्या होगा, साइकिल इनका ब्रेक हो जाएगा और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, जैसे नीम की पत्तियाँ हो गई या फिर मेन्योर का यूज़ कर लिया, सेसबानिया का कर लिया, ऐसे आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना है। नेचुरली पेस्ट का कंट्रोल करना चाहिए। नेचुरली पेस्ट कंट्रोल की हम बातें कर चुके हैं। अब कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन कौन से हैं देख लीजिए। ग्रीन मेन्योर है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है। ये अपने आप में एक एक टॉपिक हैं, अगर आप बोलेंगे तो इन पर भी एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अब देख लीजिए सॉइल मैनेजमेंट के बारे में। सॉइल मैनेजमेंट कैसे करना है, मल्चिंग करना है। मल्चिंग कई तरीके से किया जा सकता है, सॉइल मल्च हो गया, प्लास्टिक मल्च हो गया, स्ट्रॉ मल्च हो गया, ऐसे आपके बहुत सारे टाइप्स होते हैं मल्चिंग की। कवर क्रॉपिंग यानी कि
कवर क्रॉप्स को ग्रो करना और मिनिमम से मिनिमम टिलेज करना, ये क्या हो गई, सोइल की मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो गई। पेस्ट और डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, क्रॉप रोटेशन से हमने अभी डिस्कस किया पीछे। नेचुरल प्रेडेटर के बारे में बात की हमने, और इसके साथ में ही रिपेलेंट प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट उगाएंगे जो इंसेक्ट को रिपेल करे, वहाँ पर आने से रोके। आगे बढ़ते हैं, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। तो रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उसका यूज़ करना है। ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करना है जिससे पानी का वेस्टेज कम से कम हो सके। ऐसे ही वाटर मैनेजमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। हमने पहले भी देखा है कि एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिलेगा केमिकल्स यूज़ नहीं करने से। इकोनॉमी, यानी कि ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस होता है उसका मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा मिलता है इनऑर्गेनिक के बजाय, यानी कि ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे और केमिकल से ग्रो करते हैं तो केमिकल वाले का रेट इतना नहीं मिलेगा जितना आपको ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का मिलता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से क्या होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ZBNF के बारे में। इसका फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो अपने सुभाष पालेकर साहब थे महाराष्ट्र से, उन्होंने इसको लाया था। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जो फादर हैं वो कौन हो जाएंगे, सुभाष पालेकर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सुभाष ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर क्या करते हैं, सिर्फ वही चीज़ें यूज करेंगे जो एनवायरनमेंट में नेचुरली अवेलेबल हैं। ये मेथड है जो इंडिया के अंदर डेवलप हुआ है, तो यानी कि इसका ओरिजिन प्लेस या कहाँ से डेवलप हुआ है, तो इंडिया से डेवलप हुआ है, इंडिया में डेवलप हुआ है। जो एम्फसाइज करता है, जोर देता है किस बात पर, कि इनपुट की जो कॉस्ट होती है इसको रिड्यूस करना, जीरो बजट, यानी कि बजट को जीरो की तरफ लेके जाना, यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन या फिर प्रोडक्शन का कॉस्ट कम करना। अब ये कम कैसे हो सकता है, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। और उसके साथ में ये किस चीज़ पर ध्यान देता है कि सोइल की हेल्थ अच्छी रहे, नेचुरल टेक्निक्स को यूज़ करके सोइल की हेल्थ को इम्प्रूव करना, सोइल हेल्थ को मैनेज करना। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिक जानकारी देखेंगे अपन। बीजामृत का यूज़ किया जाता है और जीवामृत का यूज़ किया जाता है। बीजामृत या फिर और एक और जीवामृत। ठीक है, ये दोनों आपका यूज किया जाता है। अब बीजामृत का क्या मतलब है और जीवामृत का क्या मतलब है। बीजामृत को है वो यूज किया जाता है सीड ट्रीटमेंट के लिए, जो प्रिपेयर किया जाता है बाय द मिक्सिंग ऑफ, ये कौन कौन से हो सकते हैं आपके, काऊ डंग हो गया, काऊ यूरिन हो गया, इसके साथ लाइम और सोइल का भी यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर आपको याद में रखना है कि काऊ डंग हो गया, इसके साथ ही काऊ यूरिन हो गया, लाइम हो गई और सोइल, बस इनका ही यूज़ किया जाता है। इससे क्या किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जीवामृत में क्या किया जाता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं काऊ डंग से, काऊ यूरिन से, लाइम, सोइल, जेगरी और आपका जो पल्स पाउडर होता है जिसको आप लोकल लैंग्वेज में बेसन बोलते होंगे, इन सभी का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, इन्हांस होती है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन पूछ लिया जाता है जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है कि LEISA, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये इसका आपका फुल फॉर्म होता है। इसके उल्टा एक और होता है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग। बायोडायनेमिक फार्मिंग के फादर कौन है। बायोडायनेमिक फार्मिंग में एकदम नेचुरली खेती की जाती है, जो नेचर के हिसाब से चल रहा है, यानी कि नेचर के फ्लो में चलते हुए खेती की जाती है, यानी कि इसके अंदर ग्रह नक्षत्रों को देख के भी खेती का जो है फॉलो किया जाता है। तो आपको बताना है इसके फादर कौन है, फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताया है। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। अगला सेशन आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।